हेलो एवरीवन, देखिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं इम्पल्स। देखो इम्पल्स फोर्स क्या होती है? एक लार्ज फोर्स जो एक्ट करे शॉर्ट टाइम के लिए टू प्रोड्यूस अ फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम। मतलब जैसे आप एक एग्जांपल को समझो, जैसे एक बैट्समैन है, ठीक है, बॉल आ रही है उसके पास, ठीक है, अब बॉल उसकी तरफ आ रही है, अब बैट्समैन ने बैट को हिट किया बॉल पे, ठीक है, लार्ज फोर्स लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए, ठीक है, तो उसका मोमेंटम चेंज हो गया उसकी वजह से, या नहीं? किसी और डायरेक्शन में जाएगी, किसी और मतलब मोशन में आएगी वो, या नहीं? क्लियर है इतनी बात? तो एक लार्ज फोर्स एक्ट करती है शॉर्ट टाइम के लिए और उसके मोमेंटम में चेंज करती है, उसको क्या बोलते हैं हम? इम्पल्सिव फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये इम्पल्स के बारे में लिखा हुआ है, अ लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम, थोड़े से टाइम के लिए, बहुत ही कम टाइम के लिए, इंस्टेंट टाइम के लिए, टू प्रोड्यूस अ फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड द इम्पल्स। जैसे एग्जांपल दिया, फोर्स एक्सर्टेड बाय अ बैट, कितनी फोर्स एक्सर्ट करी बैट ने वाइल हिटिंग अ बॉल। अब देखो जब बैट बॉल को हिट करती है तो कितना टाइम लगता है? 1 घंटा लगता है क्या? 1 सेकंड भी मुश्किल से, या नहीं? दैट इज अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ठीक है, और लार्ज फोर्स लगती है, तो उसने क्या किया? उसके मोमेंटम में चेंज किया, इसे क्या बोलते हैं हम? इम्पल्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे ब्लो अ हैमर ऑन अ नेल, ब्लो मतलब क्या? इसको समझ लो हिट, ठीक है, ब्लो मतलब हिट अ हैमर ऑन अ नेल, मतलब हथौड़े को आपने कील पे मारा, तो कील कैसे इंसर्ट होगी उस दीवार के अंदर? आपको पता है, जैसे ये मान लीजिए आपके पास ये क्या है? कील है एक, ठीक है, मान लो एक ऐसे इसी कील है, ठीक है, और ये है हैमर। अब मैं इसको ऐसे ऐसे करके ला रहा हूँ धीरे 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 इसके पास, क्या इसके मोमेंटम में चेंज होगा? नहीं होगा कुछ, या नहीं? अब जब इस हैमर को इसके पास हम लेके आ रहे हैं और लार्ज फोर्स ला रहे हैं और इंस्टेंट टाइम, मतलब बहुत ही कम टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए ऐसे किया, तो ये अंदर जाती है कि नहीं जाती है? बताओ, मोमेंटम में चेंज होता है ना इसके। तो वही चीज़ है कि हिट अ हैमर ऑन अ नेल, तो लार्ज फोर्स हैमर ने दी नेल को, तो उसके क्या हुआ? मोमेंटम में चेंज हुआ। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? बताओ, ठीक है। तो ये होती है इम्पल्स। अब इसको हम किस तरीके से मैथमेटिकली करते हैं वो देखो। इट इज़ ऑल्सो डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। प्रोडक्ट होता है फोर्स एंड टाइम का, फॉर विच इट एक्ट्स, मतलब वो टाइम जिसके लिए वो एक्ट कर रही है, एंड इज इक्वल टू द टोटल चेंज इन मोमेंटम, और वो किसके इक्वल होता है? टोटल चेंज इन मोमेंटम। मतलब इम्पल्स जो है फोर्स इंटू टाइम भी है और टोटल चेंज इन मोमेंटम भी है। अब जैसे जब हमने कहा फोर्स एक्सर्ट बाय अ बैट, फोर्स ये वाली फोर्स हो गई और कितने टाइम के लिए लगी? वो फोर्स इंटू टाइम इम्पल्स हो गया। हैमर ने नेल को हिट किया, तो मतलब हैमर ने जितनी फोर्स दी और कितने टाइम के लिए, मतलब वो तो इंस्टेंट ही हुआ, 1 सेकंड मान लो इस तरीके से, ठीक है, तो वो इम्पल्स हुआ। और ये टोटल चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है। अब ये चीज़ आपको समझ आते हैं यहाँ पर कि टोटल चेंज इन मोमेंटम के इक्वल कैसे होती है। देखो आपको पता है यहाँ पर ये सेकंड लॉ से कि F जो होता है, अगर मैं इसको डायरेक्टली लिखूँगा, इक्वल लिख लूँ इस तरीके से dp/dt, तो ये देखो F इंटू में ये dt इधर जाएगा और ये dp, तो F इंटू dt किसके इक्वल आ रहा है? चेंज इन मोमेंटम के आ रहा है, टोटल चेंज इन मोमेंटम के इक्वल आ रहा है। और ये F है फोर्स और टाइम ड्यूरेशन क्या है? चेंज इन टाइम है। क्लियर है? चेंज इन टाइम हमारा क्या हो सकता है? t2 माइनस t1 हो सकता है, फाइनल टाइम और इनिशियल टाइम उसके बीच में जो लगी है, इस तरीके से हम सोच सकते हैं इसको, ठीक है। नहीं तो ये हमारा टी भी हो सकता है सिंपली, अगर हम एक टाइम क्या ले लें? 0 और दूसरा क्या ले लें? कुछ टाइम ले लें, ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि जब हम स्टार्ट करें तो पहले तो 0 ही लेंगे, फिर आगे कितने टाइम के लिए होगा वो टाइम हमारा कंसीडर हो जाएगा। चलो मेन बात पे ये समझो कि ये कैसे आया? फोर्स इंटू टाइम टोटल चेंज इन मोमेंटम के इक्वल आ गया, यानी कि इम्पल्स भी टोटल चेंज इन मोमेंटम के इक्वल है। ये चीज़ हमने सेकंड लॉ से यहाँ से बताई। F इज टू dp/dt, dt इधर मल्टीप्लाई होगा, तो F इंटू टाइम क्या हो गया? हमारा टोटल चेंज इन मोमेंटम हो गया, ठीक है। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ऑब्वियस सी बात है, फोर्स क्या है हमारी? एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इम्पल्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। एंड डिनोटेड बाय, ये इसका सिंबल ऐसा होता है, J टाइप होता है थोड़ा, ठीक है, ये सिंबल हो गया इसका। अब इसकी डायमेंशंस आपको पता ही है, कैसे आपको बताई थी। देखो फोर्स की क्या होती है हमारे पास? mlt-2, और टाइम भी आ गया साथ में एक और, तो ये टाइम आ गया, तो ये पावर 1 होगी, तो कितना आ जाएगा इसका? mlt-2 + 1 कितना हो गया? -1। अब ये तो पता है ना फोर्स की कैसे निकली? फोर्स क्या होता है जल्दी से बताओ? मास इंटू में एक्सेलरेशन, मास का m हो गया, एक्सेलरेशन का क्या होता है आपके पास? जल्दी से बताओ। वेलोसिटी अपॉन में टाइम, वेलोसिटी की क्या होता है? मीटर, और ये सेकंड, मीटर को किस में लेते हैं? लेंथ में, और सेकंड को टाइम में, तो ये बन जाता था हमारा L/t, यानी कि m, और ये मीटर सेकंड था ना यहाँ पर, और ये टाइम का भी सेकंड आता था, तो ये t2 हो जाता था। ये तो पता है ना यार आपको, ये देखो इधर आओ, वेलोसिटी इंटू में टाइम, ठीक है, वेलोसिटी का क्या होता था? मीटर पर सेकंड, ठीक है, और टाइम का फिर एक और सेकंड आ गया, तो ये मीटर सेकंड स्क्वायर, और m क्या होता था? लेंथ, और सेकंड क्या होता था हमारे पास? टाइम, तो ये टाइम का स्क्वायर, तो L/t-2 एक्सेलरेशन के जाते थे। तो यही चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता रहा था कि mlt-2 फोर्स का हो गया, और यहाँ से एक टाइम का भी आ रहा है, ये टाइम ड्यूरेशन, फोर्स इंटू टाइम है ना, तो ये आ गया। तो ये इस तरीके से किया हमने mlt-1। क्लियर है? ये तो सब पता ही होगा आप लोगों को, ठीक।
तो ये था रफ आपका, ठीक। अब देखो एसआई यूनिट इसके क्या होंगे, जल्दी से बता दो। एसआई यूनिट क्या होंगे, फोर्स का क्या होता है, न्यूटन होता है, और टाइम का क्या होता है, सेकंड, तो न्यूटन सेकंड हो गया। क्लियर है, बताओ इसमें कोई परेशानी कुछ भी। उसके बाद हम बात करते हैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम की। तो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या कहती है, देखो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम हमें ऊपर पता चल गया था इम्पल्स क्या है हमारे पास, चेंज इन मोमेंटम है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं इम्पल्स किसके इक्वल है, चेंज इन मोमेंटम के, यानी कि टोटल चेंज इन मोमेंटम के इक्वल है। और टोटल चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस में इनिशियल मोमेंटम, ये होता है। और इम्पल्स को हम इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम जो ये हमने बनाई है, ठीक है। तो इसका प्रूफ देखते हैं, बिल्कुल ही सिंपल है। 2 मेथड करेंगे इसके प्रूफ के लिए, ठीक है। तो पहले तो मेथड 1 है, सिंपल सा ही है, दूसरा भी सिंपल है, वहाँ थोड़ी इंटीग्रेशन आती है, ये बिल्कुल सिंपल मेथड है। देखो अब हमें सेकेंड लॉ से पता चल गया था कि F इक्वल टू क्या होता है आपके पास, m इंटू में a होता है, मास इंटू में एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। एक्सेलरेशन आपको पता ही है क्या होता है, एक्सेलरेशन बताओ जल्दी से, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में टाइम। तो F कितना हो जाएगा यहाँ से, मास इंटू में एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर दो, v माइनस यू बाई टी, ठीक है। अब ये t इधर जाएगा तो F इंटू में ये t हो गया, और ये m v माइनस में u। अब जल्दी से बताओ फोर्स इंटू में टाइम क्या था हमारे पास, इम्पल्स था, तो ये इम्पल्स हो गया j, इस तरीके से लिख दिया, j टाइप सा होता है ये, ठीक है। इस तरीके से बना देते हैं हम इसमें, तो ये आ गया एम वी माइनस में एम यू, जब मल्टीप्लाई अंदर किया। तो देखो मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, तो ये फाइनल वेलोसिटी है, तो ये कौन सा हो गया मोमेंटम, फाइनल। और ये कौन सी वेलोसिटी है, यू, इनिशियल, तो ये वाला मोमेंटम क्या हो गया है, तो ये मास इंटू वेलोसिटी, ये भी मोमेंटम ही है, ये कौन सा हो गया, इनिशियल मोमेंटम हो गया। तो ये प्रूफ कर नहीं दिया हमने यहाँ पर, बताओ ज़रा, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। तो ये हमने प्रूफ कर दिया यहाँ, हैंस प्रूफ। अब इसका सेकंड मेथड भी कर लेते हैं, वो हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। देखो सेकंड मेथड यहाँ पर करते हैं। देखो अब यहाँ पर हमें पता है सेकंड लॉ, जो हमने फर्स्ट मेथड किया वहाँ पर तो हमने क्या F इक्वल टू एम ए से लिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमें पता है सेकंड लॉ से कि F इक्वल टू में क्या होता है, डी पी बाई डी टी भी होता है, बताओ, पता है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी होता है, फोर्स, ठीक। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये एफ डी टी, एफ इंटू में डी टी, और ये बन गया हमारे पास डी पी। तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ, डी पी इक्वल टू में एफ डी टी। कोई दिक्कत बताओ यहाँ तक, सिंपल सी कहानी है, ठीक है। अब क्या करो, यहाँ इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो डी की इंटीग्रेशन करेंगे, ये कहाँ से होगी जल्दी से बताओ, इनिशियल मोमेंटम से फाइनल मोमेंटम तक, ठीक। और यहाँ पर ये एफ डी टी है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर जो लिमिट लगेगी वो टाइम की लगेगी 0 से t, ठीक। तो यहाँ t1 से t2 भी लगा सकते हो, ठीक है, लेकिन हम 0 से t लगाते हैं, ठीक है। मोस्टली जो ये टाइम ड्यूरेशन है हमारा, अगर हम कोई काम अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो 0 टाइम होगा, ऑब्वियस सी बात है, और जितना भी टाइम आगे लग रहा है वो, ठीक। तो डी की इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होती है, p होती है, तो पता है ना डी की इंटीग्रेशन क्या होती है, p होती है। चीज़ें पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो इंटीग्रेशन वाले जो है बेसिक्स मैंने बताया हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लो, जहाँ मैथमेटिकल टूल्स की प्लेलिस्ट है ना, वहाँ पर मैंने इंटीग्रेशन के लिए बताया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिमिट आ जाएगी इसकी, ये वाली लोअर लिमिट और ये इनिशियल। अब यहाँ पर देखो ये f बाहर आएगा यहाँ इंटीग्रेशन जब होगी, और ये dt का चेंज हो रहा है यहाँ पर, तो ये 0 से t। अब यहाँ भी आपको पता है dt की इंटीग्रेशन क्या होगी, t होगी, और ये लोअर और ये अपर लिमिट। अब देखो आपको बताइए कैसे होता है, अपर लिमिट पुट होगी p में तो pf आ जाएगा, और ये माइनस करेंगे लोअर लिमिट, इस तरीके से, ठीक है। ये चीज़ पता चल रही है आपको या नहीं। और यहाँ पर देखो ये f है, और ये वाली लिमिट पुट करेंगे अपर, माइनस में लोअर, ठीक है। t में t पुट किया और फिर t में 0, तो ये pf, और ये माइनस में क्या आ गया आपके पास, pi, यानी कि फाइनल मोमेंटम माइनस में इनिशियल मोमेंटम आ रहा है, ठीक है। और यहाँ से ये f इंटू में t है, ठीक है। तो ये f इंटू में t बताओ ज़रा जल्दी से क्या होता है, इम्पल्स होता है, ठीक है। pf माइनस में ये pi, तो ये भी वही आपने प्रूफ कर दिया, यानी। और जो यहाँ पर अगर हम देखें तो j क्या होता है हमारा, ये इम्पल्स क्या होती है, f मल्टीप्लाई में t होता है, फोर्स, और ये शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है, ठीक है। तो ये भी हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया इंटीग्रेशन वाले पार्ट से। तो मतलब दोनों मेथड से हमने कर दिया, F इक्वल टू एम ए वाले से भी कर दिया, और F इक्वल टू में डी पी बाई डी टी से भी कर दिया, क्योंकि दोनों ही हमारे सेकंड लॉ में आते हैं, ठीक है। तो इससे हमने ये जो थ्योरम थी हमारे पास इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, उसको हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है, क्लियर है।
अब उसके बाद हम बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ इम्पल्स बाय अ ग्राफिकल मेथड। अब मेजरमेंट करनी है हमें ग्राफिकल मेथड में इम्पल्स की, तो वो कैसे करेंगे? देखो, जब हम कांस्टेंट फोर्स की बात करते हैं एक्ट ऑन अ बॉडी, तब क्या होता है, और जब वेरिएबल फोर्स होगी, ठीक है, तब हम इम्पल्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड में जब भी हमें इम्पल्स निकालनी है तो एरिया अंडर द FT कर्व्स आपको क्या देती हैं? इम्पल्स देती हैं। एरिया अंडर द FT कर्व्स गिव्स यू इम्पल्स। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। जैसे पहले हमने किया था एक एरिया अंडर द VT ग्राफ्स गिव्स यू डिस्प्लेसमेंट, याद आया कुछ? ऐसा ही कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये हमने ग्राफ बनाया ये F और T के बीच में, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ये हमारे पास ग्राफ बना हुआ है, यहाँ पर ये मैं पॉइंट ले लूँ A, B और ये ले लूँ C पॉइंट और ये D ले लूँ, ये T1 टाइम ले लेता हूँ और ये वाला T2 टाइम ले लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो एरिया अंडर दैट कर्व, ठीक है, क्या बताएगा आपको? इम्पल्स देगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं इम्पल्स जो होगी आपके पास वो क्या होगी? एरिया अंडर द FT कर्व्स, ठीक है। तो देखो जी, यहाँ पर हम करते हैं एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सा है ये हमारे पास? ABCD में। तो एरिया बता दो, आपको पता ही है क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इसकी ये मान लो AD, और ब्रेथ कितनी मान लो इसकी आप AB मान लो। तो यहाँ पर देखो AD क्या होगा हमारा? ये वाला F ले लेंगे हम इसको, फोर्स। और यहाँ पर ये जो AB है, AB की वैल्यू देखो, ये T2 है और ये T1 है, तो क्या आ जाएगा? ये T2 माइनस में T1 आएगा, ये तो हमें पता ही है, ठीक है। और F और T2 माइनस T1 मतलब क्या? एक तरह से टाइम ही है ये। तो ये क्या आ गया हमारे पास? F इंटू T क्या होता है? इम्पल्स होती है, दैट इज़ इम्पल्स, ठीक है। तो यानी कि एरिया अंडर द FT कर्व्स गिव्स यू इम्पल्स, ये चीज़ हमने यहाँ से प्रूव भी की है, ठीक। तो ये तो था कांस्टेंट फोर्स के लिए। अगर वेरिएबल फोर्स आ जाए तो उसके अंदर देखो क्या हो रहा है। यहाँ पर तो ये पता है ना आपको, ये कांस्टेंट फोर्स है, यहाँ तक ये कितनी लग रही है? कांस्टेंट फोर्स है। अब देखो यहाँ पर ये क्या हो रहा है? फोर्स के अंदर क्या हो रहा है? यहाँ पर ये चेंज हो रही है, ठीक है। अब यहाँ एरिया अंडर दैट FT कर्व्स में ये वाला एरिया निकालना हमने, ठीक है। अब यहाँ पर भी हमें कौन सा निकालना पड़ेगा? ये वाला एरिया, या नहीं? बताओ, ये वाला एरिया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? F चेंज होता जा रहा है विद टाइम। कितनी बात क्लियर है या नहीं है? बताओ, कोई दिक्कत इसके अंदर? समझ पा रहे हो ना ये बात आप? बताओ, F क्या हो रहा है यहाँ पर? चेंज होता जा रहा है विद टाइम। तो इस केस के अंदर हम क्या करते हैं? इंटीग्रेट करते हैं। बिकॉज इंटीग्रेशन में आपको पता है ना, जैसे मान लीजिए ये छोटे छोटे पार्ट हैं इसके, ये वाले, ठीक है, इन सब का जो इंटीग्रेट करके हम जो जैसे जोड़ते हैं तो वो किस में आता है? इंटीग्रेशन में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इम्पल्स आ जाएगी आपके पास वो क्या आ जाएगी? F इंटू में DT, इंटीग्रेशन कर देंगे, हमें पता है ये चीज़, ठीक है, F DT, ठीक है। और ये इंटीग्रेशन इसकी चलेगी, मान लो ये हमारे पास T1 टाइम है और ये T2 टाइम है, और ये हम लिख लेते हैं इसको, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट लिख लो और ये वाला C पॉइंट लिख लो, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन चल रही है आपके पास T1 से T2 टाइम के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ हमें क्या बताएगा? इम्पल्स बताएगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं दिस इज़ इक्वल टू एरिया अंडर द, क्योंकि ये भी एरिया ही निकल रहा है, यहाँ पर इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना हम, ये चीज़ एरिया ही निकाल रहे हैं। एरिया अंडर द फोर्स टाइम कर्व ABC के लिए हमने ये किया है। बताओ इतनी बात क्लियर है या नहीं है? ठीक है। तो सिंपल सी बात ये समझनी है, ग्राफिकल मेथड से हम कैसे इम्पल्स निकालते हैं। एरिया अंडर द FT कर्व्स क्या बताते हैं आपको? जल्दी से बताओ। इम्पल्स बताते हैं, ठीक है। तो एरिया निकाल दो FT कर्व्स का, तो वो क्या होगा आपके पास? इम्पल्स ही आएगी। कितनी बात क्लियर है? समझ में आया इम्पल्स के लिए? अब जो मेन कहानी है ना इसकी, एप्लीकेशंस ऑफ इम्पल्स, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, उसमें मज़ा आएगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। क्लियर? ओके, थैंक यू।